So welcome back students, and I'm happy to see that many students are liking the video and many students are viewing it, and it is educational to them. So moving on, this is the third video in this series of strength of material. Let's start. Okay. So in this video, the first question is, there is a point in a body of the metal in which the point is subjected to basically three types of two normal stresses and one shear stress. Two normal stresses and one shear stress. ये हमारे पास 100 मेगापास्कल, ये 50 मेगापास्कल, और shear stress की वैल्यू हमारे पास गिवन है 50 मेगापास्कल. And what the question is asking is very simple question. It is asking what is the value of principal stress. तो principal stress की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला हमको पहले से पता ही है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख दे रहा हूँ. फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल स्ट्रेस दो उस पे होंगे, दो प्लेन्स पे एक्ट करेंगे. मतलब अगर मैं इसी एलिमेंट को ऐसे घुमा देता हूँ थीटा एंगल से, तो इस पे लगने वाले जो स्ट्रेसेस हैं वो बदल जाते हैं. वो स्ट्रेसेस अब बदल के हो गए हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बराबर. और ये जो थीटा है, इंक्लिनेशन, दिस कैन बी फाउंड आउट बाय द फॉर्मूला जो आप लोगों को पता ही है, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं. tan 2 थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई. टाउ एक्स वाई क्या है? 50, सिग्मा एक्स क्या है? 100, और सिग्मा वाई क्या है? 50. हमेशा याद रखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव से, टेंसाइल स्ट्रेसेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव से. इन दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव को यहाँ पे वैल्यूज को पुट करके इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें इस थीटा की वैल्यू के बारे में पता चल जाएगा. अब हमें इंक्लिनेशन तो मालूम चल गया, अब हमें इसकी वैल्यू के बारे में पता करना है कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है क्या. तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के लिए जो फॉर्मूला है, दिस इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 द होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर. ठीक है, प्लस माइनस यानी एक केस में होगा प्लस, दूसरे केस में होगा माइनस. तो हमारे पास दो वैल्यू आएंगी प्रिंसिपल स्ट्रेस की, एक सिग्मा 1 आएगी, एक सिग्मा 2 आएगी हमारे पास. ठीक है, तो मैंने इस वाले प्रॉब्लम में आपको बता दिया कि इंक्लिनेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, और मैंने आपको वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस की बता दी यहाँ पे. ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली इन सब वैल्यूज को इसमें मैं जब पुटअप करूंगा तो मेरे पास दो वैल्यू आएंगी. सिग्मा 1 की जो वैल्यू आ रही है सॉल्व करने के बाद, आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ 130.9, एंड सिग्मा 2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 19.01. आप सॉल्व करके देख लीजिए. सिग्मा एक्स की जगह पे पुट कर दीजिएगा प्लस 100, सिग्मा वाई की जगह पे पुट कर दीजिएगा प्लस 50, एंड टाउ एक्स वाई की जगह पे पुट कर दीजिएगा 50 यहाँ पे इस फॉर्मूले में. ठीक है, तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है, अच्छा एक बात और, अब अगले प्रॉब्लम पे हम लोग मूव ऑन करते हैं. ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे उस बात को. सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, what is the radius of a Mohr circle? What is the radius of a Mohr circle for two equal and unlike principal stresses of magnitude P? For two equal and unlike principal stresses of magnitude P. तो सबसे पहले मैं आपको मोहर सर्कल से छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं. जब भी आपको मोहर सर्कल का एक क्वेश्चन मिले तो हमेशा अपने दिमाग में एक पिक्चर क्लियर रखिए कि ग्राफ होता है. उस ग्राफ में y एक्सिस पे मेरे पास होगा shear स्ट्रेस और x एक्सिस पे मेरे पास होगा नॉर्मल स्ट्रेस. यहाँ पे मोहर सर्कल बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेट ऑफ स्ट्रेस का. जैसे मैं अभी आपको बताया था ना कि एक एलिमेंट है, उसको मैंने घुमा दिया तो स्ट्रेस बदल गए, फिर इसको मैं और घुमा दूंगा तो और स्ट्रेस बदल जाएगा. तो इंक्लिनेशन के साथ साथ स्ट्रेस की वैल्यूज भी बदलती चली जाती हैं. मोहर सर्कल कुछ नहीं होता, उसी स्ट्रेस की वैल्यू को इंक्लिनेशन के फॉर्म में यहाँ पे हम लोग शो करते हैं. ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है. जेई लेवल तक के लिए जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि मोहर सर्कल इज नथिंग बट अ सर्कल which intersects the x axis on 2 points where the farther point is the maximum principal stress and the closer point is the minimum principal stress. ठीक है, इसका जो
रेडियस होता है इसका, जो रेडियस होगा, दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। कैसे? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऐसे कि मैंने आपको बताया था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। यहां से देख लीजिए, सिग्मा 1 इतनी दूरी में से इतनी दूरी को अगर मैं माइनस कर दूं, उसको डिवाइड बाय 2 कर दूं, तो क्या मिलेगा? इस सर्कल का मुझे मिलेगा रेडियस, और वही रेडियस जो होता है वो होता है मेरे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अगर इसको प्रिंसिपल स्ट्रेस के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं करना है तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को एक और फॉर्मूले से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहां पे वो भी लिख देता हूं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला। अगर इसको मैं यहां पे इस वाले पॉइंट को अगर मैं लेके चलूं तो सिर्फ इतना पोर्शन यानी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 द होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो दो वैल्यू मैंने आपको बता दी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की। अच्छा, इसका जो सेंटर होता है उसका आप बता ही सकते हैं कि उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? उसका कोऑर्डिनेट होगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 कॉमा 0। एक्स कोऑर्डिनेट होगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 और वाई कोऑर्डिनेट होगा 0, क्योंकि ये इसके एक्स एक्सिस पे आ रहा है। तो ये एक टिपिकल मोहर सर्कल है, ये टिपिकल मोहर सर्कल होता है। बस इतना पता रखने की जरूरत है, बाकी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसा मोहर सर्कल जिसमें दो इक्वल अनलाइक प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं। यानी उसका ये कहना है कि मान लेते हैं कि एक प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर 100 है तो दूसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस -100 हो गया, तो इसके ये जो फिगर बन रहा है, जो जनरेट हो रहा है, इसमें क्या चेंज आएगा? आप लोग ये बता सकते हैं क्या मुझे? इसमें ये चेंज आएगा कि दिस फिगर, मैं इसको यहां मिटा दे रहा हूं ताकि इस फिगर को दोबारा यहां पे मैं बना दूं। दिस फिगर, दिस सर्कल इज गोइंग टू शिफ्ट एंड दिस सर्कल इज गोइंग टू नाउ have its center at the origin and this will be +100, this will be -100। ये इसका आंसर है। तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा? What will be the radius of this Mohr circle? The radius of this Mohr circle is 100। और अगर मैं 100 कहूंगा या दूसरी चीज मैं इसको प्रिंसिपल स्ट्रेस भी कह सकता हूं, तो इस मोर सर्कल का जो रेडियस है इसके प्रिंसिपल स्ट्रेस के बराबर है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दिस थिंग इज ऑल अबाउट। अच्छा, एक और चीज, इस प्रकार का मोर सर्कल जब भी जनरेट होता है तो दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर शियर। दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर शियर। प्योर शियर मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें अगर टाउ मैक्सिमम वाला एलिमेंट मैं दोबारा बनाता हूं तो उस पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 0 आती है। यानी टाउ मैक्सिमम जिस भी एलिमेंट पे आकर करेगा उस पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 0 आएगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है। प्योर शियर मतलब क्या होता है कि टाउ मैक्सिमम के केस में जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू जो मैंने अभी आपको सिग्मा n इससे पहले वाले में लिखवाई थी वो 0 होगी, लेकिन टाउ मैक्सिमम इस पे एक्ट कर ही रहा होगा। बस दिस इज द केस। चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट? ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारे पास दोनों अलग अलग बिहेवियर को शो करते हैं किसी भी एक बीम के केस में। तो बेंडिंग मोमेंट का जो डिफरेंशियल होता है लेंथ वाइज अगर हम निकालें तो दिस इज इक्वल टू शियर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट का जो डिफरेंशियल होता है वो हमारे पास शियर फोर्स होता है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मुझे किसी दो पॉइंट के बीच का बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो इट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। आई रिपीट, किसी भी दो पॉइंट के बीच में, किसी भी दो पॉइंट्स के बेंडिंग मोमेंट का अगर मुझे डिफरेंस निकालना है तो वो उन दोनों पॉइंट पे आकर करने वाला जो शियर फोर्स का कर्व होगा उसके अंदर के एरिया को आप लोग निकाल लीजिए। उस एरिया के बराबर होगा इन दोनों पॉइंट्स के बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंस। ठीक है, एक और चीज होती है हमारे पास, वो ये होती है कि द डिफरेंशियल ऑफ शियर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू लेंथ इज इक्वल टू लोडिंग। डिफरेंशियल ऑफ बेंडिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू लेंथ इज इक्वल टू शियर फोर्स। डिफरेंशियल ऑफ शियर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू लेंथ इज इक्वल टू लोडिंग। ये आपको पता होना चाहिए। अब इससे एक और चीज हम डिराइव कर सकते हैं, वो क्या? अगर लोडिंग का कर्व है n डिग्री का तो शियर फोर्स का कर्व होगा n+1 डिग्री का।
बेंडिंग मोमेंट का कर्व होगा n+2 डिग्री का, और स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के कर्व, स्लोप का कर्व होगा n+3 डिग्री का, और डिफ्लेक्शन का कर्व मेरे पास होगा n+4 डिग्री का। इनके बारे में मैं आपको अपकमिंग लेक्चर्स में बताऊंगा, अभी तो आप सिर्फ इतना ध्यान दे दीजिए। यानी अगर मेरे पास एक यूडीएल है, यूडीएल यानी क्या होता है, डिग्री 1, तो अगर मेरे पास एक यूडीएल है तो डिग्री 0, तो मेरे पास शियर फोर्स की क्या हो जाएगी, जो कर्व होगा उसकी डिग्री होगी 1, और बेंडिंग मोमेंट का जो कर्व होगा उसकी डिग्री क्या होगी 2। ये होता है। तो यूडीएल के केस में स्ट्रेट लाइन बनेगी शियर फोर्स में, और पैराबोला बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी शियर फोर्स में, और पैराबोला बनेगा बेंडिंग मोमेंट में, बेंडिंग मोमेंट के कर्व में। इससे हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन। चौथा क्वेश्चन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग कैसे, ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का क्वेश्चन है, थोड़ा स्पेशल केस है। स्पेशल केस कैसे है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मेरे पास एक ओवरहैंगिंग बीम है। क्वेश्चन में पहले आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ओवरहैंगिंग बीम है मेरे पास जिस पे यूडीएल लग रहा है, और इस ओवरहैंगिंग बीम के ओवरऑल जो लेंथ है मेरे पास ये एल है मेरे पास यहाँ पे, एंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू आस्क इज, ही इज ट्राइंग टू आस्क कि ये जो डिस्टेंस है मेरे पास यहाँ पे इन दोनों सपोर्ट्स के बीच में मैं कितना डिस्टेंस दूं जिससे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मेरे पास जनरेट हो वो ऐसा जनरेट हो कि ये जो डिस्टेंस है मेरे पास नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की और ये जो डिस्टेंस है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की दोनों बराबर हो जाए, यानी नेट पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एंड नेट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आर इक्वल। यही केस एक और तरीके से भी कहा जा सकता है कि दिस इज द कंडीशन ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ध्यान दीजिएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का केस होता है ये। इसके लिए बस एक सिंपल सा आपको चीज याद रखनी है कि ये तभी पॉसिबल है जब ये और ये बराबर हो जाए, वो तभी पॉसिबल है जब ये जो डिस्टेंस है ओवरहैंग की जो डिस्टेंस है ये इक्वल हो जाए और ये वैल्यू हो 0.207 L के बराबर। तो सपोर्ट से सपोर्ट की दूरी फिर कितनी हो जाएगी, 0.586 L के बराबर। ये एक स्पेशल केस होता है जब ओवरहैंग की वैल्यू 20.7 टाइम्स लेंथ के बराबर होगी, 20.7% ऑफ लेंथ के बराबर होगी, तब मेरे पास ये दोनों कंडीशन आती है। ठीक है, ये दोनों एक ही कंडीशन है। एक और चीज इससे हम लोग देख सकते हैं, वो क्या कि अगर मैं इसी को ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं कि ये लेंथ है मेरे पास L और ये डिस्टेंस है A, ये डिस्टेंस है A, ये दूसरा केस है, ये केस 1 हो गया। इसका एक और केस होता है ओवरहैंग के केस में जिसमें यूडीएल लग रहा होता है। अगर मेरे पास इस लेंथ की वैल्यू 2L के बराबर हो जाए तो मेरे पास जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो इस वाले पॉइंट में आके 0 हो जाएगा। अगर 2L से ज्यादा होगा तो बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, 2L से कम होगा तो बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव ही रहेगा। ये रहता है इसके बीच में 2A से, सॉरी L इज इक्वल टू 2A। अगर ये 2A से कम हो गया तो ये नेगेटिव रहेगा, ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, कम हो गया तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट रहेगा, और L इज इक्वल टू 2A के केस में 0 बेंडिंग मोमेंट रहेगा सेंटर पे। ये एक केस होता है। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग होती क्या है, इसमें पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेट ऑफ प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग इज बेसिकली नथिंग बट इट इज अ स्टेट इन विच the shear force is 0 and the bending moment is constant. Bending moment is constant. ये जब दोनों चीजें हो जाती हैं तो this is the condition of pure bending। और pure bending की कंडीशन में जो बीम होती है वो जब डिफ्लेक्ट करेगी तो एक आर्च ऑफ सर्कल बनाती है। क्या बनाती है, आर्क ऑफ सर्कल बनाएगी जब भी वो बीम डिफ्लेक्ट करेगी प्योर बेंडिंग के केस में। प्योर बेंडिंग की ही थ्योरी है जिसमें हमारे पास एक वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला है जो हम पहले
सेमेस्टर से या दूसरे सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं वो ये वाला फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला m अपॉन i इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y इज इक्वल टू e अपॉन r। ये सारी वैल्यूज आपको पता ही हैं कि इनकी वैल्यूज क्या होती हैं। नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ प्योर बेंडिंग। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको इसमें बताना भूल गया क्वेश्चन नंबर 1 में, वो ये है कि जब भी किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस ऐड कर रहे होते हैं तो द सम ऑफ दीज नॉर्मल स्ट्रेसेस इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज सिग्मा y प्लस सिग्मा x इज ऑलवेज कांस्टेंट। हमेशा याद रखिए, चाहे आप इस एलिमेंट को कितना ही घुमा दें, सिग्मा y और सिग्मा x जो दो नॉर्मल स्ट्रेसेस इसके ऊपर एक्ट करेंगे वो कांस्टेंट ही बना रहेगा। ठीक है, so this is something which I had to do in this part of the lecture. Hope you all enjoyed it. I'm going to see you in the next lecture of this series. Do like, share and subscribe, वही तीनों जादुई शब्द जो मैं हमेशा बोलता आता हूँ। तो मैं आपको फिर मिलूँगा। Thank you.